हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस। मैं हूं मोनिका और अपने ने कल एबीसी एनालिसिस पढ़ा था। लास्ट लेक्चर में अपने ने एबीसी एनालिसिस का एक अच्छा खासा क्वेश्चन सॉल्व किया था जिसके अंदर ऑलमोस्ट सब कुछ कवर हुआ था। एग्जाम्पल नंबर 8 तुम्हारे मॉड्यूल में सिर्फ 2 एग्जाम्पल है एबीसी एनालिसिस पे, उसमें से अपने ने एक कंप्लीट कर लिया था। आज अपने सेकेंड नंबर के एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। 9 नंबर एग्जाम्पल में कुछ भी नहीं है, सब कुछ तुम्हें क्वेश्चन में ही दिया है। तो क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, फैक्ट्री जो है वो यूज करती है 4000 वैरायटी ऑफ इन्वेंट्री, मतलब उसे एक फिनिश गुड बनाना है तो वो अपने स्टोर के अंदर 4000 वैरायटीज रखती है रॉ मटेरियल की। ओके, 4000 टाइप्स ऑफ रॉ मटेरियल रखती है वो अपने स्टोर में। अब कौन सा मटेरियल कितनी क्वांटिटी में रखते हैं, उसकी वैल्यू क्या है, वो सब आगे दिया है। तो नंबर ऑफ वैरायटीज दिया है 3875 वैरायटीज ऐसी है जिसका ये यहाँ पे सिर्फ परसेंटेज लिखा है, मतलब ये यूनिट्स का परसेंटेज है कि उसमें से कितना परसेंटेज ऑफ यूनिट्स, मतलब टोटल में से 96.875 परसेंटेजेस ऑफ यूनिट सिर्फ इसका है। ओके, जिसकी वैल्यू परसेंटेज ऑफ वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री होल्डिंग, मतलब जिसकी कॉस्ट, जिसकी वैल्यू जो है सिर्फ 20% है। ओके, एंड परसेंटेज ऑफ इन्वेंट्री यूसेज, ये अपने ने लास्ट एग्जांपल में नहीं देखा था। इसका मतलब क्या है कि अपने फिनिश गुड्स बना रहे हैं तो उसके अंदर अलग अलग रॉ मटेरियल्स लगेंगे। तो ये वाला जो रॉ मटेरियल है ये 5% लगता है, दूसरा वाला 10% और तीसरा वाला 85% लगता है। मतलब जो फिनिश गुड्स बनाने में ये वाला रॉ मटेरियल कितना यूज होता है, दैट इज परसेंटेज ऑफ इन्वेंट्री यूसेज। ओके, तो इतना डेटा समझ आया अभी तक? तो क्वेश्चन में अपने को सब कुछ ही दे दिया जिसके हिसाब से। और लास्ट एग्जांपल में अपने ने समझा था अगर अपने को 3 आइटम से ज्यादा दिए हो तब हमें रैंकिंग करनी पड़ेगी। पहले अपने रैंकिंग करेंगे, उसके बाद उसे ए बी सी कैटेगरी में एनालाइज करेंगे। बट यहाँ पे तो अपने को दी ही 3 कैटेगरी है, मतलब रैंकिंग करने की कोई नीड नहीं है। अपने डायरेक्टली इसको ए बी सी कैटेगरी में एनालाइज कर सकते हैं। तो क्लासिफाई द आइटम्स ऑफ इन्वेंट्री एज पर एबीसीएन, इसको लिखने की भी नीड नहीं है। पता है ये वाला क्वेश्चन ऐसे सॉल्व, अगर ये आने के चांसेस बहुत कम है एग्जाम में क्योंकि एकदम ही सिंपल है, सारा डेटा क्वेश्चन में ही है। बट बाई चांस आ जाए तो भाई बहुत लकी हो तुम। देखो ये वाला जो 15 है, मतलब नंबर ऑफ वेराइटीज, जिसकी 15 नंबर ऑफ वेराइटीज, 15 वेराइटीज ऐसी है ओके, जिसका यूनिट्स बहुत कम है बट जिसकी परसेंटेज ऑफ वैल्यू जो है ना वो सबसे ज्यादा। और अपने ने लास्ट क्वेश्चन में देखा था जिसकी परसेंटेज ऑफ वैल्यू जो है वो सबसे ज्यादा होती है, वो ए कैटेगरी होती है। ओके, तो मतलब जो 15 वेराइटीज हैं वो ए कैटेगरी में क्लासिफाई होंगी। डन। देन सेकेंड, जिसकी 110 वेराइटीज, मतलब 1110 वेराइटीज जो है जिसकी यूनिट्स तो 2 ही है, 2.75, बट जिसकी परसेंटेज ऑफ वैल्यू जो है वो 30% है, मतलब ये बी कैटेगरी हो गई। और लास्ट ये वाली बची जिसकी वैल्यू सबसे कम है, मतलब ये सी कैटेगरी। अपने ने एनालाइज कर दिया अपने हिसाब से। अब इन लोगों ने विथ रीजन पूछा था, तो रीजन क्या होगा कि इनकी वैल्यू सबसे ज्यादा है और इनकी यूसेज सबसे ज्यादा है, इसलिए ये ए बी सी की तरह। ऐसा जरूरी नहीं है, ये वाले क्वेश्चन में तो डायरेक्ट दिया था कि उल्टा जा रहा है ए बी सी, अलग अलग पैटर्न्स भी हो सकते हैं। तो तुम्हें सबसे पहले देखने का कि जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा वो ए हो जाएगा। अगर ऐसा होता कि यहाँ पे भी 50 होता और यहाँ पे भी कोई सेम नंबर्स होते, मतलब 30 और 40 होता, ऐसा सीन होता, तो फिर ये दोनों बी नहीं हो सकते थे, मतलब बहुत कम चांस है। तो अपने इस वाले पॉइंट पे जाते कि यहाँ पे क्या है, अगर यहाँ पे भी वैल्यू, फिर ये वाले में से जिसकी वैल्यू ज्यादा होती ना वो फिर पहले अपने बी करते। तो मतलब क्लासिफाई करने का पहला पॉइंट तो वैल्यू ही होगा हमेशा, जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा वो ए बी, वो ए होगा, फिर उसके बाद जिसकी उससे कम वो बी, देन सी। अब अपने इनकी क्लासिफिकेशन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन मैं आईसीए के मॉड्यूल से ही बता रही हूँ क्योंकि इसमें लिखने लायक भी कुछ नहीं है। तो 15 नंबर ऑफ वेराइटीज उसको ए में क्लासिफाई करना है जैसे अपने ने किया। अब जो अपने को क्वेश्चन में दिया था इन्होंने थियरी में एज इट इज लिख दिया कि वो कितना कंस्टिट्यूट कर रहा है, मतलब उसके यूनिट्स कितने परसेंटेज में है। सेकेंड 50% ऑफ टोटल यूसेज है, ये देखो 50% ऑफ टोटल यूज वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। ओके, देन हाईएस्ट कंजप्शन इसका 85 है, हाईएस्ट कंजप्शन है।
तो ये सेम पॉइंट्स रिपीट किए। देन 110 अपने ने बी कैटेगरी में क्लासिफाई किया था, इन्होंने भी सेम कितना यूनिट्स है उसका, देन 30% वो उसकी वैल्यू है, देन 10% यूसेज है। देन द लास्ट वन 3875, इसको सी कैटेगरी में क्लासिफाई किया, कितने यूनिट्स हैं और कितनी इसकी वैल्यू है और उसका यूसेज कितना परसेंट है। ये क्वेश्चन आए तो बहुत आसान है लिखना, क्योंकि तुमको सिर्फ ए बी में क्लासिफाई करना है और क्वेश्चन में जितना डेटा दिया है उसको वर्ड्स में इंटरप्रेट करके रख देना है। बहुत सिंपल है। आई होप एबीसी एनालिसिस में कोई डाउट नहीं होगा। इसके एबीसी एनालिसिस क्वेश्चन एग्जाम में आने के इसके चांसेस थोड़े से कम होते हैं, बट बहुत ईजी है, तो तुम समझ लोगे तो कोई इश्यू होगा नहीं। अब एक नया टॉपिक पढ़ते हैं, एक नई चीज, दैट इज इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, अब इसका मतलब क्या होता है पहले ये समझते हैं। पहले मैं मतलब समझाती हूँ, देन इसके फॉर्मूलाज और इसके रिलेटेड थोड़ी सी आईएमपी थियरी अपने लिखेंगे। ये तुम्हारा स्टोर है, स्टोर से तुम्हारी फैक्ट्री में रॉ मटेरियल सप्लाई होता है जो फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होता है। डन, यहाँ तक पता है। अब तुम्हारे स्टोर में सपोज तुम एक बार में 100 यूनिट्स लाके रखते हो, 100 यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल तुम एक बार में लाके रख देते हो। अब ये 100 यूनिट्स को फैक्ट्री में जाने में कितने दिन लगते हैं, हाउ मेनी डेज इट टेक्स, तो वो होता है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। मतलब कितने दिनों में तुम्हारे एक बार में स्टॉक फुल कर दिया, तुमने स्टोर का जितना स्टॉक है ना वो फुल कर दिया, ठीक है, तो उससे फैक्ट्री में कितने दिन में चला जाता है। मतलब सपोज तुम लोग 2-3 वैरायटी के रॉ मटेरियल रखते हो, 1 2 3, ये 3 वाला जो है ना वो हर एक जो बहुत जल्दी चला जाता है। मतलब तुम अगर इसके 100 यूनिट्स लेके जाओ ना तो वो 10 ही दिन चलता है तुम्हारे। रोज फैक्ट्री में इसके 10 यूनिट्स जाते हैं, इसके सपोज 2 ही यूनिट जाते हैं, इसका 1 ही यूनिट जाता है। तो जिसके सबसे ज्यादा यूनिट्स रोज जा रहे हैं फैक्ट्री में वो फास्ट मूविंग स्टॉक हुआ, मतलब जल्दी खत्म हो जाता है, तुम्हें इसको प्रोक्योर करते रहना पड़ेगा। तो अपने देखते हैं कि कौन सी इन्वेंट्री का कितना टर्नओवर रेशियो है, मतलब कितने डेज में वो खत्म हो जाता है, कितने दिन लगते हैं उसे स्टोर से फैक्ट्री में जाके खत्म होने को। ऐसा भी समझ सकते हो कि तुम्हारी कोई ट्रेडिंग है, तुम्हारे पास एक ट्रेडिंग यूनिट है, वहां पे तुम स्टॉक ला के रखते हो, तो कौन से गुड्स का स्टॉक, मतलब सपोज तुम अलग अलग वेराइटी ऑफ चॉकलेट्स ला के रखते हो, चॉकलेट 1 2 एंड 3, तो कौन सी चॉकलेट सबसे पहले खत्म होती है, तो दैट इज इन्वेंट्री, कौन सी फास्ट मूविंग है, तो जो सबसे पहले खत्म होगी दैट इज फास्ट मूविंग। फिर स्लो मूविंग है तो तुम नेक्स्ट टाइम उसे कम लेके आओगे या फिर लाना ही बंद कर दोगे। तो ये सब डिसाइड करने के लिए अपने बढ़ता है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। अब ये तो एग्जांपल से समझा अपने ने, अब इसका फॉर्मूला होगा, थोड़ी सी थियरी होगी, जो बहुत कम चांस है कि एग्जाम में तुम्हें मटेरियल से थियरी क्वेश्चन पूछ ले, बट इन केस पूछ लिया तो फिर अपने इसीलिए हर एक टॉपिक में अपने थोड़ी थियरी लिख देते हैं इंपॉर्टेंट वाली, कि अगर थियरी क्वेश्चन आए तो तुम एटलीस्ट अटेम्प्ट कर पाओ, तुम्हारे मार्क्स ना जाए। तो पहले अपने इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं, देन इसकी थियरी लिखेंगे। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो is equal to cost of material consumed during the period divide by cost of average stock held during the period। ओके,
देन ये फॉर्मूला कहना क्या चाहता है? अब जैसे अपने ने देखा था कि फैक्ट्री में 10 यूनिट्स जा रहे थे, मतलब कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम, अब 10 यूनिट जा रहे हैं फैक्ट्री में, ऑन एन एवरेज स्टॉक कितना हेल्ड होता है, मतलब सपोज फैक्ट्री में कंज्यूम कितना हो रहा है और मैं स्टोर में कितना ऑन एन एवरेज रखती हूँ, दैट इज इन दोनों की कॉस्ट डिवाइड हो रही है, मतलब ऑन एन एवरेज रेगुलर बेसिस पे फैक्ट्री में जितने यूनिट्स जाते हैं उसकी कॉस्ट डिवाइड बाय मैं स्टोर के अंदर ऑन एन एवरेज कितना स्टॉक रखती हूँ, तो वो आएगा मेरा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। ओके, देन एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला अपने पहले भी देख चुके हैं, बट यहाँ पे वो वाला फॉर्मूला नहीं होगा क्योंकि अपने को यहाँ पे मिनिमम मैक्सिमम स्टॉक ऐसा कुछ भी फाइंड नहीं करना है, अपने को जस्ट एवरेज स्टॉक फाइंड करना है। एवरेज स्टॉक इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक, मतलब अगर तुम्हारा आज 1 मार्च है तो 31 अप्रैल को कुछ स्टॉक रह गया होगा स्टोर में, तो वो आज का ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। ओपनिंग स्टॉक प्लस अब 1 मार्च को तुमने चालू किया, पूरे तुम 1 महीने की मान लो करते हो कि तुम 1 महीने स्टोर में गुड्स लेके आते हो, देन सेकेंड मंथ अलग करते हो, तो 31 मार्च को जो तुम्हारा स्टॉक रहा है दैट इज योर क्लोजिंग स्टॉक। ये सब मेरे को बताने की उतनी वो नीड नहीं है क्योंकि तुम ऑब्वियसली इतनी बार ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट में सुन चुके हो, तो तुम्हें आइडिया होता ही है कि ये चीज़ क्या है, बट बेसिकली भूल गए हो या फिर ऐसा कुछ है तो मैंने बता दिया कि 31 अप्रैल को जो स्टॉक रह गया वो 1 मार्च को ओपनिंग स्टॉक बन जाता है। ओके, और 31 अप्रैल को जो लास्ट स्टॉक होता है वो उस दिन के लिए क्लोजिंग स्टॉक होता है क्योंकि नेक्स्ट डे से नई अकाउंटिंग चालू होगी। ओके, देन अब अपने को क्वेश्चन में कई बार बोलेगा कि एवरेज नंबर ऑफ डेज निकालो अपने इन्वेंट्री होल्डिंग के। वो क्या होगा कि मतलब नॉर्मली कितने दिन तक तुम अपने स्टोर में, फॉर हाउ मेनी डेज तुम अपने स्टोर में इन्वेंट्री हेल्ड करते हो, मतलब इन्वेंट्री तुम कितने दिनों तक स्टोर में रखते हो। अब मैं एक बार में 100 यूनिट्स लेके आई तो वो मेरे स्टोर में कितने दिन तक रहेंगे, दैट इज एवरेज नंबर ऑफ डेज ऑफ इन्वेंट्री होल्डिंग। तो उसका फॉर्मूला क्या होता, एवरेज नंबर ऑफ डेज ऑफ इन्वेंट्री होल्डिंग इज इक्वल टू, अब अपने को क्वेश्चन में जब भी डेज में पूछोगे हाउ मेनी डेज, तो तुम लिखोगे 365 डेज डिवाइड बाय इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। बट अपने को मंथ्स में पूछा होगा हाउ मेनी मंथ्स यू हेल्ड द इन्वेंट्री, तो ऊपर डिवाइड बाय 12 करोगे तुम 12 मंथ्स और नीचे तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो ही आएगा। तो ये 3 फॉर्मूला है जिससे तुम्हारा इन्वेंट्री टर्नओवर का जो क्वेश्चन आएगा वो आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो मैं पहले बता देती हूँ कि मॉड्यूल में ऐसा नहीं है, बट तुम अगर ये क्वेश्चन को इस मेथड से सॉल्व करते हो तो कुछ हद तक ये क्वेश्चन ईजी हो जाएगा। दैट इज तुम्हें पहले वर्किंग नोट बनानी है। वर्किंग नोट किसकी, तो मटेरियल कितना कंज्यूम हुआ उसकी वर्किंग नोट और एवरेज स्टॉक की वर्किंग नोट। देन तुम इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का मतलब ये वाला फॉर्मूला लिखोगे तो क्वेश्चन इजी होगा। पहले तुम उतना डेटा लेके आओ, पहले सिंपल सेंस कॉस्ट का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना है ना तो एकदम सिंपल मेथड है, पहले क्वेश्चन में जितना डेटा दिया है ना उसको एकदम सिंप्लीफाइड फॉर्म में पहले नोट डाउन करो पेज पे। देन तुम्हें कौन सा फॉर्मूला लगाना है, उसमें कौन कौन सी चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, अगर वो क्वेश्चन में डायरेक्टली दी है तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ, इन केस वो क्वेश्चन में डायरेक्टली नहीं दी है तो फिर तुम पहले वो चीज़ें फाइंड करोगे वर्किंग नोट्स में, देन तुम फॉर्मूला अप्लाई करोगे। डन। अब इसके रिलेटेड थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या, थोड़ी सी थियरी में लिखवा देती हूँ जो कि मतलब तुम चाहो तो लिख सकते हो। वेट अ सेकेंड।
आगे चलते हैं। अब इन्वेंट्री टर्नओवर की थियरी अपने लिख रहे थे। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। अब इसके अंदर दो चीजें हो सकती है, या फिर तो अगर तुम्हारे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो की वैल्यू ज्यादा आती है, मतलब वो पॉजिटिव में कुछ ज्यादा नंबर्स हैं, मैं अब तुम्हें जब भी बोला ना कि कंपेयर करो, मतलब ऐसा बोला होगा कि ए और बी दो आइटम्स है तुम्हारे पास, दो रॉ मटेरियल है और दोनों का इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालो। तो सपोज इसका 3 आया, इसका 4 आया, तो दिस इज फास्ट मूविंग। ओके, जिसका भी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो ज्यादा होगा दैट इज फास्ट मूविंग स्टॉक, और जिसका भी कम होगा, ठीक है, जिसका भी कम होगा दैट इज स्लो मूविंग, और ये अपना कैपिटल ब्लॉक कर रहा है, मतलब ये बहुत धीरे धीरे जा रहा है। तो अपने इसके ऐसा कर सकते हैं कि इसमें कम इन्वेस्ट करें, कम यूनिट्स अपने लेके आए, तो अपना कैपिटल ब्लॉक नहीं होगा। ये डिसीजन लेने में ये हेल्प करता है। आप नोट डाउन करते हैं चीजों को। It provides a useful guidance for measuring inventory performance की कौन सा फास्ट मूविंग है, कौन सा स्लो मूविंग है, किसमें ज्यादा इन्वेस्ट करना है, किसमें कम इन्वेस्ट करना है। सेकेंड पॉइंट, हाँ, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो अगर ज्यादा होगा तो हाई इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इंडिकेट क्या करता है, indicates that the material जो भी तुम्हें क्वेश्चन में आइटम या मटेरियल दिया हो, इज अ फास्ट मूविंग, वो फास्ट मूविंग है, मतलब जल्दी स्टोर से फैक्ट्री तक चला जाता है, कंज्यूम हो जाता है, वरना अपने डायरेक्टली सेल हो जाता है। तुम दोनों सर्कमस्टांसेस में इन्वेंट्री टर्नओवर कैलकुलेट कर सकते हो, चाहे तुम एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो या फिर ट्रेडिंग यूनिट हो। कि तुम अपने स्टोर में या शॉप में इन्वेंट्री हो गया, फिनिश गुड्स लेके आते हो, देन वो कितने टाइम में कंज्यूम हो जाती है, कितनी जल्दी बिक जाती है, या फिर कितनी जल्दी फैक्ट्री में चली जाती है। फास्ट मूविंग वन। सेकेंड, अगर लोअर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो तो क्या इंडिकेट करेगा, लो टर्नओवर इंडिकेट्स ओवर इन्वेस्टमेंट। अब तुमने रिक्वायरमेंट है फैक्ट्री में 100 यूनिट्स के, एंड यू आर ऑर्डरिंग ऑफ 1000 यूनिट्स, तुम अपने स्टोर में 1000 यूनिट्स ला के रख दोगे, ऑब्वियसली वो स्लो मूविंग हो जाएगा, क्योंकि रिक्वायरमेंट ही नहीं है उतनी। तो तुम ला के रखोगे तो वो ज्यादा इन्वेस्टमेंट इंडिकेट करेगा कि तुमने कुछ ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर दिया जितनी की रिक्वायर्ड ही नहीं थी। ओवर इन्वेस्टमेंट एंड लॉकिंग अप ऑफ कैपिटल, ऑब्वियसली तुम ज्यादा इन्वेस्ट कर दोगे, वो उतना कंज्यूम भी नहीं हो रहा, अगर कंज्यूम नहीं हो रहा तो वो फिनिश गुड में कन्वर्ट नहीं हो रहा और सेल होके तुम्हारे पास कैश आ नहीं रहा, तो तुम्हारा जो कैपिटल है वो ब्लॉक हो जाएगा। लॉकिंग अप ऑफ वर्किंग कैपिटल। इन इन्वेंट्रीज, डन। अब क्यों करते हैं अपने, अब अपने ने सपोज इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो फाइंड कर लिया, तो उसके बेसिस पे अपने को क्या पता चलेगा, क्या एनालाइज कर सकते हैं। तो ये लास्ट पॉइंट है जो थियरी में अपने लिख रहे हैं, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ on this basis
अगर सपोज तुम्हारा कोई स्लो मूविंग है, ये उसके लिए, ये पॉइंट जो है ना वो स्लो मूविंग के लिए है। कोई स्टॉक या कोई रॉ मटेरियल तुम्हारा स्लो मूविंग है तो उसके लिए तुम ये पॉइंट लिखोगे ऑन दिस बेसिस। इसीलिए मैंने इसके नीचे ये लिखा है कि जो इसका इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो कम है तो ये दोनों कनेक्टेड है में से। To reduce the amount of capital locked up and prevent overstocking. डन। तो ये अपने ने इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो की थोड़ी सी थियरी लिखी है। लास्ट वाला पॉइंट क्या कहना चाहता है, अगर तुम्हारे पास कोई स्लो मूविंग रॉ मटेरियल है तो उसके, और अब तुम्हें एनालाइज हो गया, तुम्हें पता चल गया इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, तो अब तुमने फाइंड किया कि दिस इज स्लो मूविंग, तो अब तुम क्या चाहोगे कि उसके अंदर जो कैपिटल तुम्हारा है ना उसे कम किया जाए, जितना हो सके उतना रिड्यूस करो। ओवर, ऑब्वियसली वो स्लो मूविंग क्यों होगा, ओवर स्टॉक हो गया होगा मेरे पास स्टोर में, जब मेरे को फैक्ट्री में नीड 100 की है और मेरे पास ऑलरेडी 200 पड़े, तो मैं नेक्स्ट टाइम क्यों ही इन्वेस्ट करूंगी उसके अंदर, क्यों ही अपना कैपिटल ब्लॉक करूंगी, दैट इज ओवर स्टॉकिंग को नेक्स्ट टाइम प्रिवेंट करूंगी मैं। इस बार तो होना था वो हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता। नेक्स्ट टाइम जो है वो मैं जो अमाउंट है कैपिटल की वो कम कर दूंगी, आई विल रिड्यूस द अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड इसकी वजह से मेरा ओवर स्टॉकिंग प्रिवेंट हो जाएगा, वो नहीं होगा। डन। आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, और एक बार चाहिए तो ये इतना लिख भी लो क्योंकि बहुत सिंपल सा है। नोट्स वैसे तो कॉस्ट के नोट्स की उतनी कोई नीड नहीं होती, बट अगर तुम समरी नोट्स बना लेते हो, मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की थियरी लिखी हो और सारे फॉर्मूलाज लिखे हो, तो 1.5 डेज में जब तुम्हें रिवाइज करने का टाइम मिलता है ना तो बहुत हेल्पफुल होगा वो। अब इतना सीखा है तो इसको अप्लाई भी करते हैं, मतलब क्वेश्चंस भी कर लेते हैं। तो आज तो अपने जितना क्वेश्चंस अपने को एग्जांपल में दिए ना इन्वेंट्री के रिलेटेड उतने ही करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में उसके आगे जाएंगे अपने। 10 नंबर क्या कहना चाहता है, द फॉलोइंग डेटा आर अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ मटेरियल एक्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। अपने को क्वेश्चन में क्या दिया, ओपनिंग स्टॉक है, ड्यूरिंग द ईयर मैंने कितना परचेस किया है, क्लोजिंग कितना है, कैलकुलेट क्या करना है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो एंड नंबर ऑफ डेज, यहाँ पे डेज बोला है तो यू विल टेक 365 फॉर विच एवरेज इन्वेंट्री इज हेल्ड। ओके, जो अपने ने ऊपर सीखा है सेम टू सेम एज इट इज अप्लाई करना है। क्वेश्चन नंबर 10। तो 10 नंबर पहले जितना क्वेश्चन में डेटा दिया है वो लिख देते हैं। तो ओपनिंग स्टॉक है अपने पास, इसमें तो ये वाले क्वेश्चन में तो ऐसे ही ऑलरेडी अच्छे से फॉर्मेट में ही लिखा है, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। परचेस है एंड क्लोजिंग स्टॉक है, कितना है 90,000, 2,70,000 एंड 1,10,000। अब ऊपर जब अपने ने ये फॉर्मूला लिखा था तभी मैंने कहा था कि पहले तुम कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम निकालोगे, दैट इज WN1, वर्किंग नोट्स में निकालोगे कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। वो कैसे निकलेगा, मटेरियल कंज्यूम समझते हो तुम, मतलब सपोज 1 अप्रैल 2024 to 31 मार्च 2025, ये एक फाइनेंशियल ईयर है, हम लोग इसके लिए वैल्यूज कैलकुलेट कर रहे हैं। यहाँ पे डेट अलग है, ये एग्जांपल है।
इसके लिए वैल्यूज कैलकुलेट कर रहे हैं। जो स्टॉक मेरा 31 मार्च 2024 को पड़ा था जितना स्टोर में, वो उस दिन का क्लोजिंग स्टॉक हुआ, और 1 अप्रैल 2024 को सुबह में वही स्टॉक जो है वो ओपनिंग स्टॉक बन गया, क्योंकि अब तो नया साल चालू हुआ। तो ये जो स्टॉक मेरे पास क्लोजिंग से ओपनिंग बन के है, सपोज उसकी कॉस्ट थी 1000 रुपए, मतलब सॉरी सपोज उसके यूनिट्स थे, अभी अपने अकाउंटिंग नहीं कर रहे तो हम लोग कॉस्ट पे नहीं जा, मतलब उसकी वैल्यू कितनी थी उस पे नहीं जा रहे। सपोज मेरे पास 1000 यूनिट्स पहले से पड़े हुए थे जो 31 मार्च के थे, और अब 1 अप्रैल को आके वो ओपनिंग बन चुके हैं, तो वो मैंने इस साल कंज्यूम किए होंगे ऑब्वियस, ठीक है। उसके बाद मैंने इसमें परचेस भी कर लिया सपोज 2000, और 31 मार्च 2025 को मेरे पास 500 यूनिट्स बच गए, मतलब तो मैंने कंज्यूम कितना किया, 1000 प्लस 1000 पहले से थे जो मैंने पहले कंज्यूम कर दी, फिर मेरे को फर्दर नीड पड़ी तो मैंने 2000 परचेस कर दिए, तो मेरे पास टोटल हो गए 3000। अब 3000 में से 500 जो यूनिट्स है ना वो तो मेरे पास 31 मार्च को भी पड़े, मतलब वो मैंने इस साल कंज्यूम नहीं किए, माइनस 500, 2500 यूनिट्स जो मैंने इस साल कंज्यूम किए। इसीलिए लॉजिक समझ आया चीज़ों का कि क्या कैसे जा रहा है। तो इसका कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम का फॉर्मूला क्या होगा, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अपने ऐसा क्यों कर रहे हैं पता चला, ओपनिंग स्टॉक के अंदर परचेज क्यों प्लस कर रहे हैं और क्लोजिंग स्टॉक क्यों माइनस कर रहे हैं, क्लियर। मैं इसको रफ कर देती हूँ, इसको लिखने की वैसे कोई नीड नहीं है, तुमको बस पता होना चाहिए कि ये चीज़ क्यों हुई। तो अपने को क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक कितना दिया है, तो 90,000 प्लस 2,70,000 माइनस 1,10,000। कितना तो पता है ना कि माइनस को हमेशा ब्रैकेट में रखा जाता है, तो इसका टोटल आएगा 2,50,000। यह आ गया तुम्हारा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम WN1 में। अब WN2 में तुम क्या निकालोगे, एवरेज स्टॉक। WN2 विल बी ऑफ एवरेज स्टॉक। तुम वर्किंग नोट में अगर पूरी लाइन नहीं लिखते हो शॉर्ट फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म ऐसा नहीं AS लिख के आओ, ऐसा नहीं, एवरेज स्टॉक लिख के आते हो, ऐसा पूरा नहीं लिखते हो कॉस्ट ऑफ एवरेज स्टॉक ड्यूरिंग द ईयर, तो चलेगा, सिर्फ एवरेज स्टॉक से काम हो जाएगा। तो एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला क्या है, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2। अपना ओपनिंग कितना है 90,000, क्लोजिंग है 1,10,000। डिवाइड बाय 2, तो इट विल बी 1,00,000 रुपीज। देन अब अपने को क्वेश्चन में जो डेटा मतलब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो भी डेटा रिक्वायर्ड था सब आ गया। अब निकालते हैं इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, कॉस्ट ऑफ स्टॉक कंज्यूम्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। अब वो पूरी लाइन में रिपीट नहीं कर रही हूँ, वो चाहे तो तुम एग्जाम में लिखना, वरना ऐसा भी लिखोगे ना, कॉस्ट ऑफ स्टॉक और कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम, तो भी वो राइट ही होगा। तो 2,50,000 ये अपने ने निकाला था, एंड दिस विल बी 1,00,000 रुपीज। ये भी अभी अपने वर्किंग नोट में फाइंड किया, तो 2.5 ये हमेशा टाइम्स में होगा। जो भी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का अमाउंट आएगा दैट विल बी ऑलवेज इन टाइम्स, दिस मच टाइम्स।
इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज दिस मच टाइम्स, मतलब कितनी बार। अब तुम्हें पहले मैं एक चीज बताना भूल गई, तुम अभी नोट डाउन कर लो। इन्वेंट्री का मतलब समझते हो? रॉ मटेरियल, स्टॉक, कुछ भी कह लो। टर्नओवर मीन्स मूवमेंट, मूव, टर्नओवर, एंड रेशियो मीन्स टाइम्स। तुम इन्वेंट्री टर्नओवर का फॉर्मूला जब भी मतलब क्वेश्चन जब भी सॉल्व करो ना, तो इतना याद रखना, तो तुम लोग कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे कि मेरे को करना क्या है। इससे याद रहेगा कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो बोला है तो मतलब मेरे को इन्वेंट्री जो मेरे स्टोर में पड़ी है वो कितने टाइम में मूव हो जाती है, मेरे को वो कैलकुलेट करना है। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आ गया, तो मतलब क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया मेरा। सेकेंड पार्ट, द नंबर ऑफ डेज फॉर विच एवरेज इन्वेंट्री इज हेल्ड। हमें को नंबर ऑफ डेज निकालना है, उसका फॉर्मूला क्या था? तो एवरेज नंबर ऑफ डेज 365 डिवाइड बाय इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। एवरेज नंबर ऑफ डेज, ये क्वेश्चन में जो लिखा है वो एज इट इज मैं भी लिख रही हूँ। एवरेज नंबर ऑफ डेज फॉर विच द एवरेज इन्वेंट्री इज हेल्ड। तो इसका फॉर्मूला होगा 365 डेज, क्योंकि क्वेश्चन में डेज पूछा है, मंथ्स पूछता तो अपने ऊपर 12 मंथ्स लिख देते, अपॉन इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। तो 365 अपॉन 2.5, तो दैट विल बी 146 डेज। डन। तो ये अपना जो आईसीए के मॉड्यूल में है वो आ गया कुछ, मतलब वो आंसर 2.5 इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो एंड 146 डेज। डन। क्वेश्चन नंबर 10 खत्म हो गया। आई होप इसमें कोई डाउट नहीं है। चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लो पूरे सॉल्यूशन का, क्योंकि इसके अंदर वर्किंग नोट वगैरह सब इंक्लूडेड है। इसको ऊपर शिफ्ट कर देता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, आज का लास्ट क्वेश्चन। नहीं, आज 12 भी अपने देख ही सकते हैं, वैसे 12 में भी कुछ है नहीं खास। देखते हैं कितना होता है। 11 नंबर, 11 नंबर में क्या बोला है? फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा 31 मार्च 2023 को जो डेटा था वो अपने को प्रोवाइड किया गया है, और कैलकुलेट क्या करना है? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। दो आइटम्स अपने पास, मटेरियल ए एंड मटेरियल बी, दोनों का इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करना है और अपने कमेंट्स लेने हैं। अपने कमेंट्स लेने को पूछा है, मतलब तुम्हें बताना है सिंपली कि कौन सा फास्ट मूविंग स्टॉक है और कौन सा स्लो मूविंग। ओके, तो इन लोगों ने टेबल के फॉर्मेट में कैलकुलेट किया, तो अपने भी टेबल के फॉर्मेट में कैलकुलेट करते, बट ऐसा नहीं, थोड़ा अच्छे से कैलकुलेट करते जो पता चले कि क्वेश्चन में है क्या। 11 नंबर, पहले निकालते कॉस्ट ऑफ मटेरियल। अब अपने पास दो मटेरियल है, मटेरियल ए एंड मटेरियल बी। तो सबसे पहले अपने कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालते हैं। तो वो कैसे निकालेंगे? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग। इसका लॉजिक मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया। तो 10,000
देखो ओपनिंग स्टॉक एज ऑन 1 अप्रैल 2022, तो दिस अगर क्वेश्चन में यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक नहीं भी लिखा होता ना तो भी तुम्हें पता चलना चाहिए कि दिस इज ओपनिंग स्टॉक, क्योंकि ये 1 अप्रैल को है और जो भी स्टॉक 31 मार्च को होगा वो हमेशा क्लोजिंग होगा। परचेस कितने हैं मेरे, तो 52,000, सॉरी देन क्लोजिंग इज 6,000। सेम बी का डेटा क्या है, ओपनिंग इज 9,000, purchase is 27,000 and closing is 11,000. मटेरियल कंज्यूम्ड आ जाएगा अपना, तो इसको कैलकुलेट करोगे दिस विल बी 56,000 and 25,000 डन। ये आ गया अपना मटेरियल कंज्यूम्ड। नेक्स्ट चीज अपने का फाइंड करते हैं, तो एवरेज स्टॉक। एवरेज स्टॉक उसका फॉर्मूला क्या है, तो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2, ये फॉर्मूला है। अपने को दोनों चीज पता है कि ओपनिंग क्या है और क्लोजिंग क्या है। ओपनिंग इज 10,000 and closing is 6,000 डिवाइड बाय 2, तो आएगा 8,000। सेम यहाँ पे क्या होगा, ओपनिंग इज 9,000 प्लस 11,000 क्लोजिंग डिवाइड बाय 2, तो आएगा 10,000। तो अभी अपने को मेनली दो चीजें मिल गई जो अपने को इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करने के लिए चाहिए होती है, मटेरियल कंज्यूम्ड एंड एवरेज स्टॉक। तो अब इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है, RM कंज्यूम्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। तो यहाँ पे मटेरियल कंज्यूम कितना है 56,000, एवरेज स्टॉक इज 8,000, तो इट विल बी 7, और ये हमेशा टाइम्स में होगा। नेक्स्ट इसके अंदर रॉ मटेरियल कंज्यूम कितना है, तो 25,000, एवरेज स्टॉक 10,000, तो इट विल बी 2.5 टाइम्स। अब अपने नंबर ऑफ डेज निकाल सकते हैं, तो नंबर ऑफ डेज ऑफ इन्वेंट्री होल्डिंग इसका फॉर्मूला क्या है, तो डेज निकालने हैं तो ऑब्वियसली 365 डेज डिवाइड बाय इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, डन। तो इट विल बी 365 डिवाइड बाय 7, तो 52 डेज। सेकेंड वन 365 डिवाइड बाय 2.5 आया था इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो बी मटेरियल का, तो इट विल बी 146 डेज। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि तुम एग्जाम में ये जो मैंने नीचे वर्किंग की है ये करके दिखाओ, तुम डायरेक्टली अगर 8,000 10,000 लिखते हो कैलकुलेट करके तो इट्स ओके, चलेगा, मार्क्स नहीं करते इस चीज़ के, बट तुमको वर्किंग नोट में ये शो करना पड़ेगा। वर्किंग नोट में तुम्हें मटेरियल कंज्यूम और एवरेज स्टॉक जो है वो कैलकुलेट करके लाना पड़ेगा, क्योंकि वर्किंग नोट करो तो एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलते, बट अगर ना करो तो कट जरूर जाता। अब
नंबर ऑफ डेज ऑफ इन्वेंट्री होल्डिंग देख के तुम्हें क्या समझ आ रहा है कि ये 52 डेज लगते हैं इसको कंज्यूम होने में और इसको लगता है 146 डेज। तो जो मटेरियल ए है वो फास्ट मूविंग है देन मटेरियल बी। तो अपने अपना कमेंट लिख देते हैं क्योंकि अपने को क्वेश्चन में बोला था गिव योर कमेंट्स, जैसा तुम यूट्यूब पे करते हो। तो मटेरियल ए is moving faster than material B. डन। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं था। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो जब कैलकुलेट करने को बोलेगा ना तो बहुत सिंपल जाएगा क्वेश्चन, अनटिल एंड अनलेस कोई डेटा मिसिंग ना हो क्वेश्चन में। और कुछ एक दो डेटा मिसिंग होते हैं तो ऑब्वियसली उनके तरीके होते हैं फाइंड करने का, तुम लेके आ ही सकते हो, यहाँ तक कोई इशू नहीं है। खत्म हुआ। अब एक नई चीज पढ़ते हैं। यहाँ तक अपने कुछ कॉन्सेप्ट्स देखिए, आई डोंट थिंक सो कॉन्सेप्ट में कोई डाउट होगा। अब लास्ट कॉन्सेप्ट इस चैप्टर का, दैट इज कॉस्ट प्राइस मेथड्स। कॉस्ट प्राइस मेथड क्या होती है? सिंपली इन्वेंट्री को जब तुम स्टोर में रखते हो तो उसे चार्ज कैसे करते हो, मतलब अगर तुमने सेल किया तो उसके अंदर कौन कौन, अगर सपोज तुम सेल कर रहे हो तो सेल के अंदर क्या इंक्लूड होती है? जितना मटेरियल का कॉस्ट होता है प्लस प्रॉफिट मेरा जितना होता है, दैट इज अवर सेल्स वैल्यू ऑब्वियसली। अब इस कॉस्ट के अंदर कौन कौन से पैसा इंक्लूड करने हैं, कौन कौन सी कॉस्ट इंक्लूड करनी है, दैट इज कॉस्ट प्राइस मेथड। उसका मतलब होता है कॉस्ट प्राइस मेथड। अब तुम्हारी बुक में 3 टाइप के कॉस्ट प्राइस मेथड्स दी हुई है, मैं बुक से एक्सप्लेन कर देती हूँ क्योंकि थियरी पार्ट तो आएगा नहीं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएंगे जो कि अपने देखेंगे। सबसे पहली मेथड है स्पेसिफिक प्राइस मेथड। तो व्हाट इज स्पेसिफिक प्राइस मेथड? अगर सपोज तुम फर्नीचर का काम करते हो और तुम्हें फर्नीचर हो गया वरना कोई भी काम हो गया जो ऑर्डर बेसिस पे कंप्लीट करते हो तुम लोग, मतलब तुम्हारे पास पहले कस्टमर आएगा, वो तुम्हें ऑर्डर देगा कि मेरे को ऐसा ऐसा फर्नीचर चाहिए, तुम उसके ऑर्डर के बेसिस पे उसको रेडी करके देते हो, मतलब उसके ऑर्डर के बेसिस पे फिनिश गुड्स रेडी हुए, तो उस फिनिश गुड को बनाने में जितनी भी कॉस्ट लगेगी ना तो तुम सारे उसी से चार्ज करोगे। मतलब तुम्हें वुड लगी, सपोज उसने एक टेबल का ऑर्डर दिया था अपने को, अब उसी ने बताया कि कैसी टेबल चाहिए, उसके लिए लेबर लगा, उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी लगी, तो जो भी मटेरियल उस टेबल को बनाने में तुमने परचेस किया तो सारा तुम उसी के अंदर ऐड कर दोगे, ठीक है। तो दिस इज व्हेन मटेरियल्स आर परचेस फॉर स्पेसिफिक जॉब और वर्क ऑर्डर, मतलब एक स्पेसिफिक जॉब है, एक ऑर्डर है जिसके लिए तुमने स्पेसिफिकली वो मटेरियल परचेस किया। मतलब सपोज जो कस्टमर आया उसने कोई अलग टाइप की वुड बोली जो तुम नॉर्मली यूज नहीं करते, बट उसका ऑर्डर है, सिर्फ उस ऑर्डर को कंप्लीट करने के लिए तुमने परचेस किया, तो उसकी जितनी भी परचेस कॉस्ट आएगी वो इंक्लूड कर दोगे, ठीक है। तो दिस इज स्पेसिफिक परचेस मेथड। इसके अंदर ये वही बिजनेस यूनिट्स फॉलो करते हैं जो ऑर्डर बेसिस पे काम करती है, मतलब उनके पास पहले ऑर्डर आएगा देन उसके लिए वो लोग मटेरियल्स परचेस करेंगे और अपना लेबर लगाएंगे। देन मैं बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं गई क्योंकि इसका थियरी बेस्ड क्वेश्चन आता नहीं है, बस तुम्हें पता होना चाहिए कि मटेरियल कॉस्टिंग में एक स्पेसिफिक प्राइस मेथड करके एक मेथड है और उसका मतलब क्या है, कौन यूज करता है, कैसे। डन। ये एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस तुम चाहो तो पढ़ सकते हो, वैसे कोई खास है नहीं इसके अंदर। नेक्स्ट मेथड इज फीफो। इसको तो तुमने कितनी बार पढ़ा है, फीफो मेथड। व्हाट इज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट सिंपल सी मेथड है कि जो सपोज ये तुम्हारा स्टोर है, इस स्टोर के अंदर जो मटेरियल पहले आया है वही पहले इशू होगा, जितना पहले आया है ना वो उतना पहले इशू हो जाएगा। अब ये मेथड क्यों यूज करते हैं लोग? सपोज जब मैंने मटेरियल परचेस किया था तब उसकी कॉस्ट कम थी, सब आज मैंने सपोज स्टोर में मैं मटेरियल ए लेके आई, जब मैंने उसको परचेस किया तब उसकी कॉस्ट थी 25 रुपीज़, और अब जब मैं उसको फैक्ट्री के अंदर भेज रही हूँ तो उसकी कॉस्ट ऑलरेडी और गिर चुकी है 23 रुपीज़।
तो अब मैं 25 चार्ज कर सकती हूँ। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मतलब जो मेरा पहले जिस कॉस्ट पे मटेरियल आया ना, मैं उसी कॉस्ट पे उस पे इशू कर रही हूँ। जो पहले आया उसको पहले भेजो कि बाद में खराब ना हो जाए। ये मेनली वो वाली कंपनीज यूज करती है जिनके जो मटेरियल्स है वो पेरिशेबल होता है, मतलब ऐसे मटेरियल्स जो कुछ ही टाइम तक, मतलब सपोज 3 दिन चलेंगे, 4 दिन चलेंगे, ऐसे मटेरियल है। तो जो पहले आया उसको पहले बेच दो। दिस इज द लॉजिक। अब थोड़ी थियरी पढ़ लेता, थोड़ी सी पढ़ेंगे, ज़्यादा डिटेल में जाने की कोई नीड नहीं है। दिस मेथड ऑफ प्राइसिंग द इशू ऑफ मटेरियल इन ऑर्डर विच दे आर परचेज, जिस ऑर्डर में वो परचेज किए गए उसी ऑर्डर में वो इशू किए जाएंगे। ओके अब ये सूटेबल कब होती है? जब प्राइस फॉलिंग हो, मतलब जब मैंने परचेस किया था तब प्राइस ज़्यादा थी, बट जब मैं इशू कर रही हूँ तब प्राइस कम है, तो आई कैन चार्ज मोर क्योंकि मेरी परचेस कॉस्ट ज़्यादा है। बहुत सिंपल टू अंडरस्टैंड है, इजी टू ऑपरेट है, क्योंकि तुमको लॉजिक ही पता है ना कि जो मेरे पास पहले आया उसको मेरे को पहले बेचना है। सिंपल, तो इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की कोई नीड है नहीं। ये एग्जाम्पल दिया है, तुम चाहो तो रीड कर सकते हो, वरना तुम्हारी बुक में जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन में एग्जाम्पल है फीफो लिफो का वो भी मैं करवाऊंगी, और जो एग्जाम्पल दिए हुए हैं वो भी मैं करवाऊंगी। देन द लास्ट वन, लास्ट इन फर्स्ट आउट। ये मेथड सिंपली क्या कहती है कि जो लास्ट में तुमने परचेस किया है उसे पहले इशू करो, फर्स्ट इशू दैट। अब इससे क्या होगा, जो तुम्हारी इशू कॉस्ट है वो करंट मार्केट प्राइस के सेम होगी, तो कोई डिफरेंस नहीं होगा करंट मार्केट प्राइस में और तुम्हारी इशू कॉस्ट में। इसका भी जस्ट अपना मीनिंग रीड कर ले। इट इज अ मेथड ऑफ परचेस प्राइसिंग द इशू ऑफ मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ असम्पशन दैट द आइटम्स ऑफ लास्ट बैच परचेस आर फर्स्ट टू बी इशू। जो लास्ट में तुमने परचेस किया है उसे पहले इशू कर दो तुम। ये तुमको एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस दिए हैं जिसका कोई मतलब है नहीं। AS2 इन्वेंट्री वैल्यूएशन में तुम इसको पूरा सीखोगे, और मेनली कंपनीज को लीफो अलाउड भी होता है। मेनली मतलब कंपनी टू कंपनी वेरी कर सकता है कि वो लीफो फीफो या फिर वेटेज एवरेज यूज करते हैं। मोस्टली कंपनीज वेटेज एवरेज यूज करती हैं लीफो फीफो की जगह। अब क्वेश्चन नंबर 12 आज का अपना लास्ट क्वेश्चन, छोटू सा क्वेश्चन है, वो देखते हैं। अब इससे तुम्हें अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी कि हाउ द थिंग्स वर्क। लीफो फीफो, अब ये क्वेश्चन तो मेनली लीफो का ही दिया है, यहाँ पे पूछ लिया ना, स्टेट व्हेन एंड व्हाई वुड यू रेकमेंड लीफो मेथड ऑफ प्राइसिंग, मतलब सिंपल सी एडवांटेजेस ऑफ लीफो पूछा है। तो तुम एक बार रीड कर लेना लीफो फीफो के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस। ऐसी नीड नहीं है कि तुम्हें याद ही रहने चाहिए, कोई बहुत अच्छी नीड है, क्योंकि बहुत कम चांस है इस चैप्टर से थियरी क्वेश्चन आने के, क्योंकि प्रैक्टिकल में पूछने को इतना कुछ है उनके पास। थियरी वाले चैप्टर्स में मैं थियरी इन डिटेल पढ़ाऊंगी तुम्हें, जहाँ पे मेरे को ऐसा लगेगा कि दिस इज द इम्पोर्टेंट थियरी, तो वो लिखवाऊंगी भी। बट लीफो फीफो इज नथिंग, अगर बाई चांस एग्जाम में आता है तो तुम्हारे पास इतनी नॉलेज है कि तुम खुद से लिख लोगे उसको। अब क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ते हैं। फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ मटेरियल वाई अकर ड्यूरिंग द 6 मंथ्स। 6 महीने के ट्रांजैक्शन दिए अपने को मटेरियल वाई के। सिंपल है, अप्रैल है, अप्रैल में मैंने 200 यूनिट्स परचेस किए, एक यूनिट की प्राइस थी 25 और मैंने इशू कुछ भी नहीं किया। मई में मैंने 300 यूनिट परचेस किए जिसकी परचेस प्राइस है 24 और मैंने इशू किए 250। ओके, यहाँ तक ये कैसे जा रहा है कि मैंने परचेस, ये मेरे को सारी परचेस दी है, कौन सी प्राइस पे और कितना मैंने मटेरियल किस किस मंथ में इशू किया है। ओके, अब रिक्वायर्ड क्या है, द चीफ अकाउंटेंट आर्ग्यू दैट कि जो वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक है वो सेम रहेगी चाहे तुम कोई भी मेथड यूज करो। तुम अग्री करते हो इस चीज से, वाई एंड वाई नॉट, एक्सप्लेन। डिटेल स्टोर लेजर आर नॉट रिक्वायर्ड, मतलब तुम्हें कोई कैलकुलेशन नहीं करनी। जब तुम्हें क्वेश्चन ही डायरेक्ट बोल रहा है कि डिटेल स्टोर लेजर आर नॉट रिक्वायर्ड, मतलब तुम्हें कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, जस्ट इस डेटा के बेस पे बताना है कि क्या तुम कोई भी मेथड यूज करोगे उससे कोई फर्क पड़ेगा तुम्हारे क्लोजिंग स्टॉक पे। तो देखते हैं अब पता कैसे चलेगा। पहले इसका तुम टोटल करो कि तुमने कितना यूनिट्स परचेस किया, तो इट विल बी 2500। कितना यूनिट इशू किया, तो इट विल बी 2300। ओके,
मतलब क्लोजिंग स्टॉक कितना हुआ तुम्हारा 200 यूनिट्स, ये तुम्हारा क्लोजिंग स्टॉक हो गया। ओके, अब ये अपने ने कौन से मेथड से किया, अब तुम इसको कोई भी मेथड, ये डेटा ऐसा दिया है ना तुमको कि तुम इससे कोई सी भी मेथड से करो ये तुम्हारे 200 ही आएंगे। अब तुम ऐसा करते हो कि तुम पहले मंथ में तो कुछ इशू ही नहीं किया, अब 500 यूनिट्स हो गए तुम्हारे पास मई में, अब इसमें से 250 इशू करने, तो तुम ऐसा कर देते हो ये वाले पहले 200 इशू कर दिए, देन 300 वालों में से 50 और इशू कर दिए, तुम्हारे पास 250 बच गए। देन जो ऐड किया उसको प्लस कर दो 2, देन उसमें से जो इशू किया वो माइनस कर दो। ऐसा करोगे तो भी लास्ट में 200 ही आएगा, और वरना उल्टा जाओगे तो भी 200 ही। पर यहाँ तक जो डेटा है ना, मतलब या इसका इतना टोटल करोगे ना इट विल बी 1900, और इसका टोटल करोगे ना इट ऑल्सो भी 1900, सेम जाएगा, सेम वैल्यू जितना तुमने यहाँ तक अगस्त तक परचेस किया उतना अगस्त तक इशू कर दिया। सितंबर में लास्ट मंथ में तुमने 600 परचेस किया और 400 इशू किया, तो क्लोजिंग कितना बचा 200, सिंपल। अब देखते हैं आईसीआई इस आंसर को कैसे प्रेजेंट करता है, क्योंकि तुमको स्टोर लेजर बनाने को बोला होता ना, मैंने जो बोला ना तुमको, जो दिखाया कि जैसे 200 है तो पहले में तो कोई इशू नहीं किया तो 0, दूसरे में क्या होता 200 पहले के हैं, 300 मैंने अभी परचेस किए और 250 मैंने इशू किए, जो आंसर आएगा ना वो मेरा नेक्स्ट मंथ के लिए ओपनिंग हो जाएगा, ऐसा होता। बट स्टोर लेजर अपने को बनाने नहीं, अपने को सिर्फ कमेंट करना है, उसमें तो एक्सपर्ट है तो कमेंट करते हैं। पहला अपने ने परचेस इतने किए, इशू इतने कर दिए, क्लोजिंग में मेरे पास 200 बचने चाहिए जैसे अपने टोटल वाली मेथड से अपने ने देखा था। अब यहाँ पे क्या है कि अगस्त के एंड तक, मतलब मैंने जब बताया था कि यहाँ तक तुम अगर टोटल करोगे परचेसेस का वो भी 1900 होगा और इशू का भी वो भी 1900 होगा। ये तो क्लोजिंग स्टॉक जो है वो अगस्त के एंड तक तो नो क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा। अब सितंबर में तूने 600 परचेस किए, 400 इशू किए, तो उसके बाद भी तो क्लोजिंग 200 ही बचा ना। तो अब अपने मान लेते हैं कि चीफ अकाउंटेंट जो है वो सही है, क्योंकि ये डेटा ही ऐसा था जिसपे तुम आर्ग्यू नहीं कर सकते कि अलग अलग आएगा। ओके, बट इन लोगों ने भी फिर लिखा है हाउएवर इट मे बी नोटेड दैट द आर्गुमेंट ऑफ चीफ अकाउंटेंट वुड नॉट स्टैंड इफ वन फाइंड्स द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एट द एंड ऑफ ईच वन। अब इन्होंने क्या बोला, अब ऊपर वाले डेटा तक तो चीफ अकाउंटेंट सही था, बट अगर चीफ अकाउंटेंट गलत हो जाएगा अपने, अगर हर महीने की एंड में क्लोजिंग स्टॉक निकाल दे तो ऑब्वियसली वो अलग होगा कि अपने कौन सी मेथड से करते हैं। नेक्स्ट अपने को लीफो के एडवांटेजेस पूछे हैं। स्टेट व्हेन एंड व्हाई वुड यू रिकमेंड द लीफो, तुम लीफो को क्यों और कब रेकमेंड करोगे, तो सिंपल लिखा है लीफो एन एन एज ओवर फीफो। अब ऑब्वियसली वो एडवांटेजेस बता रहा है तो यही बोलेगा कि लीफो से फीफो से अच्छा लीफो है। क्यों है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल इशूड विल बी इधर नियरर और विल रिफ्लेक्ट द करेक्ट। मैंने जब लीफो पढ़ाया था तभी कहा था कि जब आपने लीफो से करता है, मतलब लास्ट में मैंने जो परचेस किया वो ऑब्वियसली मार्केट प्राइस के सेम होगा, मार्केट प्राइस पे तो मैं परचेस करूंगी तो उसका कॉस्ट और मार्केट प्राइस जो है वो कहीं ना कहीं नियरर और सेम होगा, ठीक है। अब प्राइसेस बढ़ती जा रही है तो वो अनड्यू प्रॉफिट नहीं शो करेगा, मतलब जितनी मार्केट में प्राइस है उतनी ही मेरी कॉस्ट है, तो मेरा अनड्यू प्रॉफिट नहीं बुक होगा। ओके, और अगर प्राइसेस फॉल हो रही है तो अगर मैं फीफो यूज करती तो मेरा प्रॉफिट शो होता, और सॉरी व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, अगर प्राइसेस बढ़ रही है तो रियल मार्केट ही शो होगा मेरा। ऑब्वियसली जो मार्केट में प्राइस चल रही है वही तो मेरी कॉस्ट होगी ना, तो वो सेम हो जाएगी। सेम वे अगर मार्केट में प्राइसेस कम हो रही है तो मेरे भी मटेरियल की कॉस्ट जो है वो कम ही शो होगी। और इन्फ्लेशन के टाइम पे लीफो जो है ना वो करेक्ट प्रॉफिट दिखाएगा। एक ही एक लाइन को 10 बार घुमा के लिख दिया कि मार्केट प्राइस जो है वही कॉस्ट शो होगी, इसीलिए लीफो अच्छा है। इन चारों में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, एक ही एक पॉइंट है कि जो तुम्हारी मार्केट प्राइस है ना वही कॉस्ट होगी, तो इसके लिए अब तुम्हारे बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। ओके, और कुछ स्पेशल नहीं दिया था इनमें, तो तुम एक बार जस्ट रीड कर लेना, रीड टाइप ही है ये, समझने के लायक भी है नहीं। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है तो अपने इसको कल वाले सेशन में देखेंगे। आज अपने ने जितना पढ़ा मैं एक बार तुम्हें रिवाइज करवा देती हूँ। तो आज अपने ने मेजरली 3 कॉन्सेप्ट पढ़े थे।
पहले तो मैंने कल जो ABC सिखाया था उसका एक क्वेश्चन अपने ने किया, क्वेश्चन नंबर 9। कल जो अपने ने ABC सीखा था उसका अपने ने एक क्वेश्चन किया, ABC एनालिसिस क्या होता है। तो ABC एनालिसिस का फुल फॉर्म क्या होता है वो अपने ने देखा था, कैसे करते हैं वो अपने ने देखा था। अगर एक से ज़्यादा आइटम्स दिए हैं तो क्या करने हैं, तो एक से ज़्यादा बोल गई मैं, 3 से ज़्यादा आइटम्स है अपने पास, तो अपने को पहले रैंकिंग देनी है, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और अगर 3 ही आइटम्स हैं और अपने को ABC एनालिसिस करने को बोले तो अपने को रैंकिंग देने की कोई भी नीड नहीं है, नो रैंकिंग रिक्वायर्ड, अपने डायरेक्टली क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। डन। उसके बाद अपने ने इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो देखा था, उसका फॉर्मूला अपने ने पढ़ा था कि इन्वेंट्री टर्नओवर का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड अपॉन कॉस्ट ऑफ एवरेज स्टॉक। एवरेज स्टॉक, यहाँ पे एवरेज स्टॉक वो नहीं होगा जो अपने ने पहले लेवल्स वाले कॉन्सेप्ट में पढ़ा था, यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2 होगा। देन एवरेज नंबर ऑफ डेज के लिए तो 365 डेज लेंगे अगर क्वेश्चन में डेज पूछा, और 12 मंथ्स लेंगे अगर क्वेश्चन में मंथ्स पूछा। फिर इसके रिलेटेड थोड़ी सी अपने ने थियरी लिखी थी क्योंकि शायद चांसेस है एग्जाम में थियरी क्वेश्चन आ जाए। देन अपने ने एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ा था, दैट इज कॉस्ट प्राइस मेथड्स। इसके अंदर अपने ने 3 मेथड देखी, स्पेसिफिक प्राइस मेथड, फीफो एंड लीफो। देन अपने ने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था जो कि एकदम ही मामूली सा क्वेश्चन था जिसमें सिर्फ तुमको एनालाइज और कमेंट करना था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और अपने इसके आगे के एग्जाम्पल करेंगे। थैंक्स।